जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, कल बहुत ही दुख का विषय रहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। वो 92 ईयर्स के थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। परमात्मा उनको अपनी शरण में ले, ऐसा मैं निवेदन करूंगा ईश्वर से। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसके जाने के बाद ही उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की भी अच्छाइयाँ याद की जाएंगी। उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनको कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके लिए कहा जाता था कि उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और पर है। वो अपनी स्वतंत्र छवि बनाने में 10 साल तक नाकामयाब रहे, परंतु विश्व में ऐसा वातावरण बनाने में वो सफल रहे, कामयाब रहे कि भारत का अपना कोई मजबूत वजूद इस दुनिया के अंदर नहीं है, ये वो जरूर बनाने के लिए सफल रहेंगे। उनके कार्यकाल में भारत में इतने बम धमाके होते थे कि हर समय हर स्थान शक के दायरे में रहता था कि कहीं यहाँ पर बम ना हो, कहीं यहाँ पर बम धमाका ना हो जाए। राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर एक बात बड़ी कॉमन लिखी होती थी कि अनजान वस्तु को ना छुएं, ये बम हो सकता है। 120 करोड़ लोगों के देश में मनमोहन सिंह की कैबिनेट के सेक्रेटरी गृह मंत्री बड़े बड़े बम धमाके के बाद कहा करते थे कि लोगों की याददाश्त कम होती है, मतलब कि लोग याद नहीं रखेंगे किसी भी चीज को कि आपके कार्यकाल के अंदर में क्या हो रहा है। इसके अलावा इनके मनोविज्ञान के शोधार्थी शहजादे ने भी महंगाई को एक स्टेट ऑफ माइंड कहकर भारतीयों का मनोबल को ऊंचा उठाया था। ऐसी सफलता स्वतंत्र भारत में शायद ही किसको हासिल हुई हो, जैसे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार को हुई थी। घोटालों का विशेष रूप से उनकी सरकार के अंदर में एक स्थान है, वर्चस्व रहा है घोटालों का। जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और भी अन्य प्रकार के घोटाले इनके कार्यकाल में हुए हैं। और जनता को उचित मूल्य पर ये सारे घोटाले उपलब्ध करवाए गए और उनकी कीमत सिर्फ होती थी कि क्या, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर में सीरियल बम ब्लास्ट करवा करके ज्यादा नहीं कुछ लोगों की जान चली जाती थी, बस ये कीमत देनी होती थी। और इसी संदर्भ में उनके कार्यकाल के अंदर में कहा गया था कि मातम पसरा शहर में, भरा भीड़ से है शमशान, कोई पूछे तो कह देना हो रहा भारत निर्माण। ये इनके टाइम में कहा जाता था। और इतनी बेहतर डील के लिए पूरी मीडिया के द्वारा उन्हें ईमानदार प्रधानमंत्री की उपाधि भी दी गई थी। इसके अतिरिक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके कार्यकाल की तीसरी बड़ी उपलब्धि थी। और उपलब्धि क्या कि उस टाइम पर जिसको जो मर्जी है वो बोल जाता, किसी की बोलने में कोई रोक टोक नहीं थी। जहां बाबा रामदेव को टेंट जैसी बंद जगह से निकाल करके रात को 2 बजे हटा करके और रोड जैसे खुले मैदान पर आंदोलन करने को कहा जाता था कि आप जाइए यहाँ खुले में आंदोलन कीजिए। और इसके लिए बाबा रामदेव के ऊपर में लाठियों का भी सांकेतिक प्रयोग करते थे। क्या क्या था इन लोगों ने, जिसके अंदर में जो लाठी का प्रयोग किया गया था उसके अंदर में केवल एक महिला की जान गई थी, कोई ज्यादा नहीं होता, बनस्पत इसके कि बम ब्लास्ट में 50 से कम लोगों की जान नहीं गई थी। वो तो एक औरत की जान गई थी उस टाइम पर, तो क्या। दूसरी ओर सरकार के अध्यादेश को सरेआम फाड़ने की स्वतंत्रता भी इनकी सरकार में थी। इनके सरकार में शहजादों को सरकार वो ये स्वतंत्रता मिली हुई थी, जो अपने कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ा करके मनमोहन सिंह के अध्यादेशों को फाड़ कर फेंक देती थी। और किसी की जरूरत क्या कि उन पर कोई कार्रवाई हो जाए। मुंबई में शहीद स्मारक को, जो बॉम्बे का शहीद स्मारक है, उसको तोड़ने की स्वतंत्रता भी रोहिंग्या और बांग्लादेश को दी गई, जिसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर में भारत ने अपना शांति संदेश दिया। मनमोहन सिंह को सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विरोधी अधिनियम जैसे कानूनों का जनक भी माना जाएगा, उसके लिए भी इनको जाना जाएगा, जिसके माध्यम से दंगों में बहुसंख्यक लोगों की जमीन छीन करके और
मानवाधिकारों की जैसी सुविधाओं के तहत अल्पसंख्यकों को वो जमीन उपलब्ध कराई जाती थी। परंतु कट्टरपंथियों के दबाव में ये ऐसा नहीं कर पाए। कारण क्या कि उस टाइम में लोकसभा के अंदर में एक कट्टरपंथी विपक्ष बैठा था। इस कारण से बेचारे कर नहीं पाए। बड़ा दुख रहा है इनको, पूरे जीवन रहा। और आज भी कांग्रेस को इस चीज का दुख है कि वो उस टाइम पर ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार अपने इरादों से नहीं डरी, हिले नहीं अपने इरादों से, और अपनी सरकार के रहते उन्होंने लाखों एकड़ जमीन अल्पसंख्यकों को वक्फ एक्ट के नाम पर दी थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब अपनी जुबान के बड़े पक्के व्यक्ति थे कि जो एक बार कह दिया सो कह दिया। और उन्होंने विदेश की धरती पर यह कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसलिए ऐसे कठोर निर्णय लेने में भी वो चूके नहीं थे। ऐसे महान नेता को आखिर भारत कैसे याद न करे। हमें याद करना जरूर चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके किए हुए कार्यों को हमें कभी नहीं भूलना, हमेशा उनकी सराहना करनी चाहिए। और उन कार्यों को हमको हमेशा हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, हे श्री राम लला विराजमान, उनको आप अपने शरण में लीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। और इतना नहीं, ये तो एक पक्ष रहा इनका। अब एक पक्ष और भी है कांग्रेस का, कि जहां पर कांग्रेस का एक सांसद इतना अच्छा और ऐसा खोटे सांसद है कि उसको पक्ष और विपक्ष दोनों ही तवज्जो देते थे, दोनों इज्जत देते थे। लेकिन उस व्यक्ति को, उस सांसद को गांधी परिवार ने कभी ना तो तवज्जो दी, ना इज्जत दी, ना ही उस सांसद का नाम लेना उन्होंने पसंद किया। उन सांसद का नाम था मरहूम फिरोज गांधी साहब। जी हाँ, उनको कई बातों के लिए याद किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई बार जेल जाना पड़ा। उनका श्रम साध्य शोध और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो वित्त मंत्री थे टी कृष्णाचारी, इनको अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा था। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण और संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को मानहानि और मानहानि के मुकदमों से बचाने के लिए कानून लाना था। ये एक बहुत जरूरी इनका पॉइंट था। संयोग से चूंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे जोशीले प्रचारक का नाम कभी नहीं लेती है, इस टाइप के नेताओं को नाम कभी नहीं लेती, स्पेशली फिरोज गांधी का तो कभी लेती ही नहीं, मतलब ही नहीं पैदा होता। इसलिए युवा पीढ़ी शायद ये भी नहीं जानती होगी कि फिरोज गांधी साहब इंदिरा गांधी के पति, सोनिया के ससुर, राजीव गांधी के पिताजी और राहुल गांधी के दादाजी थे। बताइए कितनों को मालूम है उनके बारे में। उनके वक्त का एक वाकया है कि जब उन्होंने बीमा संशोधक विधेयक पर बात की, तो हर एक व्यक्ति, हर एक सांसद ध्यान देने के लिए मजबूर हो गया। फिरोज गांधी साहब ने सदन को करीब 2 घंटे तक अपने प्रभाव में रखा। अपने प्रभावशाली भाषण से पूरे सदन को अपने बात सुनने के लिए विवश किया, क्योंकि उन्होंने निजी जीवन बीमा की जो कंपनियां थी, उनकी नापाक जो गतिविधियां थी, उनको उजागर किया और जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के लिए एक मजबूत मामला बनाया कि इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। ताकि उनके तर्क इतने दमदार थे कि 2 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति ने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने वाला अध्यादेश जारी कर दिया था। ये उनके व्यक्तित्व का एक परिचय मात्र है। सरकार को बधाई देते हुए फिरोज गांधी ने कहा कि घोड़ों को थामने के लिए लगाम की जरूरत होती है और हाथी को थामने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जंजीरों की आवश्यकता होती है। LIC मुद्रा घोटाला 1957 के उत्तरार्ध में फिरोज गांधी को वित्त मंत्र, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था उस टाइम पर, जो मिनिस्ट्री थी, उसमें घोटाले के बारे में सूचना मिली कि भाई इसमें घोटाला हो रहा है। उन्होंने सुना कि LIC ने अचानक कांग्रेस के एक करीबी उद्योगपति थे HD मुंद्रा, उनकी कंपनियों के शेयर बहुत ऊंचे दामों में खरीद लिए।
इसने उन्हें प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करने और विशेष बहस की मांग करने के लिए प्रेरित किया कि भाई इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। वित्त मंत्री के कपटपूर्ण जवाब ने फिरोज गांधी को फिर से सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष बहस की मांग की कि इस पॉइंट्स पर, इस मुद्दे पर बहस होनी आवश्यक है। कहानी यही थी कि संदिग्ध रिकॉर्ड वाले जो व्यवसायी थे मुद्रा, उन्होंने कांग्रेस के चुनाव के समय में कांग्रेस के चुनाव अभियान को वित्त पोषित किया था और यही कारण था कि वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और जब उन्होंने उनको वित्त पोषण किया कांग्रेस को उनके इलेक्शन के टाइम पर, तो वो खुद उद्योगपति वित्तीय समस्या में फंस गए और वो चाहते थे कि नेहरू सरकार उन्हें बचाए। उन्होंने सरकार से अपनी कुछ कंपनियों के शेयरों को 1 करोड़ रुपए में निवेश करने के लिए कहा कि भाई आप 1 करोड़ रुपए मेरी कंपनी को दीजिए, मेरे शेयरों से आप कुछ हिस्सा ले लीजिए। हालांकि मुद्रा की कोई भी कंपनी उस टाइम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, लेकिन सरकार एलआईसी के माध्यम से ऐसा करने के लिए सहमत होगी कि चलो ऐसा कर देते हैं, एलआईसी के कुछ शेयर हम खरीद लेते हैं। हालांकि जब बातचीत चल रही थी तो मुद्रा ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीदे और आर्टिफिशियल ढंग से अपने शेयरों की कीमत बढ़ा दी। ये शेयर मार्केट में शुरू से होता आया है। इसलिए सरकार जब एलआईसी बाजार में गई तो उसने उन शेयरों को उस समय की तुलना में बहुत अधिक दामों पर खरीदा। जब मुद्रा ने पहली बार मदद के लिए सरकार से संपर्क किया था, तभी हो गया था। इसे ही एलआईसी मुद्रा घोटाला कहा जाता है। फिरोज गांधी ने सरकार को बेनकाब करने के लिए एक पखवाड़े तक मुद्रा कंपनी की जो शेयर थे उनके ऊपर वॉच रखी, किसके रेट कितने ऊंचे होते हैं या कितने नीचे आते हैं। और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने यह कहकर सौदे का बचाव करने की कोशिश करी थी कि एलआईसी ने अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए बाजार में उतरने का फैसला किया और इसलिए इन शेयरों को खरीदा गया। ये नेहरू के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उस टाइम पर, लेकिन फिरोज गांधी साहब उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि फिरोज गांधी साहब वो व्यक्ति थे कि जो किसी भी मुद्दे को, किसी भी पॉइंट को अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट करते थे। वो खुद से उस चीज की गहराई तक जाते थे कि इसकी असलियत क्या है। आज कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि पर्सनली किसी भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उनको कोई पुर्जा लिख कर पढ़ा देता तो वो हूबहू वही पढ़ देते हैं और उसके उदाहरण राहुल गांधी जी हैं हमारे सामने। वो उस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अब मुद्रा कंपनियों पर ही आपने का ध्यान क्यों, आपने इसी कंपनी का ध्यान क्यों दिया और फिर उन्हें इतने ऊंचे दामों पर क्यों खरीदा। ये फिरोज गांधी साहब का सवाल था। इस तरह से जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एलआईसी द्वारा इन शेयरों को खरीदने के बाद उनकी कीमत गिर गई थी। अब सरकार के पास इस चीज का कोई ठोस जवाब नहीं था और जब कोई ठोस जवाब नहीं था तो नेहरू जी को मजबूर होकर के एक आयोग गठित करना पड़ा कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और उस आयोग ने संदिग्ध निर्णय के लिए टीटीके को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया था कि भाई ये वो व्यक्ति है जिसने मोरली इसको सपोर्ट किया था और जिसके कारण से टीटीके को इस्तीफा भी देना पड़ा। नेहरू और फिरोज गांधी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे थे शुरू से आखिर तक। फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। 1912 में फिरोज ने अपना उपनाम जो था गांधी था, उसकी स्पेलिंग बदल करके उसको GANDHI गांधी कर दिया। 1930 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ फैजाबाद जेल में उन्हें 19 महीने की कैद हुई थी फिरोज गांधी साहब को। और नेहरू के साथ मिलकर काम करने के दौरान भी उन्हें 2 बार 1932 और 1933 में कैद किया गया था। नेहरू परिवार के साथ उनकी निकटता बढ़ गई, खासकर के उनकी निकटता बढ़ी थी इंदिरा की मां कमला नेहरू के साथ। 1933 में फिरोज ने इंदिरा गांधी को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन इंदिरा और उनकी मां ने, कमला नेहरू ने, यह कहते हुए इसको अस्वीकार कर दिया कि इंदिरा गांधी अभी बहुत छोटी हैं, वो मात्र 16 वर्ष की थी। खैर
1936 में जब कमला नेहरू जी का निधन हो गया, उसके बाद में फिरोज और इंदिरा फिर दोनों एक दूसरे के करीब आई और मार्च 1942 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। देखिए जवाहरलाल नेहरू कभी भी फिरोज गांधी के साथ में उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। इंदिरा के पिता जवाहरलाल ने उनकी शादी का विरोध किया था और युवा जोड़े को रोकने के लिए उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया कि भाई आप इस शादी को रुकवाइए। अब अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जोड़े को गिरफ्तार कर लिया, मतलब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने और इनको जेल में डाल दिया था। 1957 में रायबरेली से फिर से चुने गए फिरोज गांधी साहब, पहले भी वहां से चुने गए थे, फिर वहां से चुने गए। उन्होंने सरकार द्वारा नियंत्रित LIC बीमा कंपनी से जुड़े हरिदास मुद्रा घोटाले को आक्रामक रूप से उठाया था। यह जवाहरलाल नेहरू की छवि के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि उनकी कंपनी के सांसद, उनकी पार्टी के सांसद ये मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को चुनौती दी थी। वो चुनौती देकर के उन्होंने अपने 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 पॉइंट्स को रखा था और एक ऐसे सांसद के रूप में वो उभरे थे जिसको कि दोनों पक्षों में सम्मान मिला था। मतलब सत्ता पक्ष भी उनका उतना जितना सम्मान करता था, उतना ही सम्मान उनका विपक्ष भी करता था। दुर्भाग्य से 1960 के अंदर में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में फिरोज गांधी साहब की मृत्यु हो गई थी। वहां पर उनका जन्म का अंत हो गया था, उनकी जीवन लीला खत्म हो गई थी। लेकिन फिरोज गांधी साहब की मृत्यु के बाद से लेकर के आज तक ना तो कभी गांधी परिवार और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने फिरोज गांधी का नाम लिया। दोनों में से कोई भी, ना तो गांधी परिवार और ना ही कांग्रेस पार्टी उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने गई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है शुरू से आज तक कि जिसने कभी भी किसी ईमानदार नेता को सपोर्ट नहीं किया है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने फिरोज गांधी साहब के रूप में है और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर, फिरोज गांधी साहब से बेहतर कोई नेता आज तक कांग्रेस में हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।